हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में देखिए हम टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 में पूछे गए हैं। और इस सीरीज़ में मैं शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे देखिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। और देखिए जिसका इस बार का सीजीएल का मेंस है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, और जिनका जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी का वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। पैटर्न आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का फोकस किस एरिया पे है। तो ये क्लास जो रहेगी भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ आएगी जो भी जिस भी मीडियम में आप पढ़ते हैं। और इस सीरीज़ की हमारी ये 37वीं क्लास है। 36 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी एक बार देख लें। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा मैं सी एच एस एल एम टी एस की भी सीरीज़ लेके आऊँगा। सी जी एल की जो ये सीरीज़ है इसको ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए हम सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। 25 जी के जी एस के क्वेश्चन आते हैं पर शिफ्ट में। टोटल आपके 900 क्वेश्चन रहेंगे और 900 के 900 क्वेश्चन को ही हम लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, चीज़ें याद होंगी। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस का, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये जो आज का लेक्चर है ये देखिए 24 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का 24 में ही 2024 में, तो उसका जीके जीएस का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें याद रहेंगी और स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप मेरे साथ ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का, ठीक है। और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चंस में से 25 रहे, जितने भी रहेंगे 25 ही रहेंगे, तो कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपके। हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे सभी क्वेश्चंस का, ठीक है भाई। और देखिए क्लास को कंप्लीट देखना है आपको। अगर आप क्लास को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको आई थिंक कोई बेनिफिट होगा नहीं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गंगूबाई हंगल बिलोंग्ड टू दी। तो गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है। तो ये घराना पूछ रखा है इन्होंने। तो आप खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और अपने जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है किराना घराना। तो गंगूबाई हंगल किराना घराना से बिलोंग करती हैं, ठीक है भाई। अब दूसरे घरानाज के बारे में देख लेते हैं। देखो, हाजी सुजन खान इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द आगरा घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक। तो सुजन खान का संबंध है जो वो है आगरा घराना से, और ये फाउंडर भी हैं आगरा घराना के। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब जो है हाजी सुजन खान को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के आगरा घराने का संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी दूसरा देख लेते हैं। ग्वालियर घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वॉज फाउंडेड बाय नाथन पीर बख्श, हस्सू खान और हद्दू खान और नाथू खान इन मिड 16 सेंचुरी। तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने की स्थापना नाथन पीर बख्श, हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान ने 16वीं शताब्दी के मध्य में की थी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो दोनों पूछे हुए हैं इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है हाजी सुजन खान का, और ये नाथन पीर बख्श, हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान का, कि ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन काम की थी मैंने दे दी है। और देखिए हिंदी के लिए मैंने अलग से ये पैराग्राफ बना दिया है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। तो भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा औद्योगिक जिले का उदाहरण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा जो है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण है। तो सोचिए आप एक बार कौन हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है कोटा। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो एसएससी ने कोटा को ही माना है जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें भी कोटा ही मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे समझाने का आएगा, जो कंसेप्चुअल होगा
जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा मैं उसे समझा दूंगा, जो फैक्चुअल होगा उसको आपको याद करना ही पड़ेगा और रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है एसएससी में। क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज़ नॉट। तो नॉट पे फोकस करना है भाई आपको थोड़ा सा, कई बार हम ऑप्शन पढ़ते टाइम नॉट को भूल जाते हैं, ठीक है। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मानदंड नहीं है। तो ये आपको देखना है कि जो क्राइटेरिया है ड्रग्स का, इनमें से कौन सा नहीं है। तो नॉट पूछा है तो केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है ये। तो रासायनिक संरचना तो होती है उसकी क्लासिफिकेशन में, ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें जो है, जो रासायनिक संरचना है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो तो उसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। दूसरा मॉलिक्यूलर टारगेट, तो आणविक लक्ष्य ये भी इसका क्राइटेरिया में शामिल है। और देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, तो औषधीय जो प्रभाव है वो भी इसमें शामिल है क्लासिफिकेशन में ड्रग्स की में। तो पहली स्टेटमेंट, सेकंड जो ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन ये सही है, लेकिन इन्होंने नॉट पूछा है तो बिहेवियरल कंडीशन इसमें शामिल नहीं है इसके क्लासिफिकेशन में, ठीक है भाई। जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है उसमें व्यवहार की स्थिति, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल है, केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर टारगेट और फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, औषधीय प्रभाव। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम में जीडी वगैरह का या फिर मेंस का, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ क्या कह रहा है, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। तो निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो कब बंद किया था, ये एक घटना हुई थी जिसके बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है इसे वापस ले लिया था। तो आपको बताना है वो कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो देखिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, तो इसके बाद जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसे वापस ले लिया था। तो ये हुआ था 1922 में, जो चोरा चोरी इंसिडेंट है। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुलिस थी उसके बीच में और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में आपस में झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तब उसके बाद, क्योंकि ये हमारा मूवमेंट था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, ठीक है। तो चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद इसे वापस ले लिया। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये कब आउटब्रेक हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप, तो ये 1914 से लेके 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध था। और जो काकोरी ट्रेन रॉबरी है वो कब हुई थी, जो काकोरी ट्रेन रॉबरी है ये 1925 में हुई थी। आपको याद रखना है ईयर, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है जो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है 1925 में। और जो कोमागाता मारू इंसिडेंट है, कोमागाता मारू इंसिडेंट कब हुआ था, तो ये आपको बताना है कब हुआ था। तो 1914 में हुआ था ये कोमागाता मारू इंसिडेंट। यहाँ पे कुछ इंडियंस थे जो वो कनाडा जा रहे थे, तो यहाँ से कनाडा में उनको एंट्री नहीं दी गई थी। शिप का नाम था ये कोमागाता मारू इंसिडेंट, ठीक है भाई। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ऑप्शंस में आपको काकोरी वाला याद रखना है बिल्कुल, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो आपको आई थिंक आइडिया होगा। बाकी ये कोमागाता मारू इंसिडेंट, इसका भी जो है याद रख लें, जो डेट है, ईयर जो है वो याद रख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो है चोरा चोरी, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन फोर, अब क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं अपना क्या है। तो विद रेफरेंस टू दी ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, एलिमिनेशन बहुत आसान होता है इनमें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ही प्रोटेस्टेड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। तो पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। तो बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है, ये अगेंस्ट थे चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है। और दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ड्यू टू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो इनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, इसे स्टेटमेंट से अलग भी पूछ लेते हैं कई बार, तो याद रखना है ये
तो पहला जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में आया था, इसके प्रयासों के बाद। तो यह आया था ईश्वर चंद के प्रयासों के बाद, ध्यान रखना है आपको। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ही वॉज प्राइमरली नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। नहीं, ये गलत है। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। नहीं, जो बंगाली ग्रामर है, बंगाली ग्रामर फोनेटिक्स का इनका काफ़ी योगदान है, जो बंगाली ग्रामर में, इतना आपको ध्यान रखना है। ग्रामर जो फोनेटिक्स है, ठीक है भाई, उसमें काफ़ी योगदान है। और इन्होंने देखिए गर्ल्स स्कूल्स खोले हैं काफ़ी, 35 के अराउंड गर्ल्स स्कूल्स भी खोले थे। गर्ल्स एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया है इन्होंने। तो इसका जो आंसर है वो है ए एंड बी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसका अंदाज़ा आपको वैसे भी लग जाएगा। तो पहली दो स्टेटमेंट सही हैं, जहाँ पे ए एंड बी है, सी है उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो सी वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली एलिमिनेट हो जाएगी, ये वाली एलिमिनेट, ये वाली एलिमिनेट, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है भाई, ऐसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें भाई, और अपने जो आंसर्स हैं वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, कितने सही हो रहे हैं आपके। मेरे साथ साथ ट्राई करें क्वेश्चंस को करने का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं? तो क्या होता है भाई? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। नहीं, ये गलत है। वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल दो वस्तुओं के बीच का अंतर होता है। नहीं, दो वस्तुओं के बीच का अंतर नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो दो टू फोर्सेस, तो वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है दोनों बलों के बीच का अंतर होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो दोनों नेट फोर्स जो होगा वो दोनों जो फोर्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा नेट फोर्स। ठीक है भाई, जब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम एक बार पढ़ के, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ द टोटल ऑफ द टू फोर्सेस। तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों का योग होता है। नहीं, गलत है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना फोर्स। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ द सम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल दोनों वस्तुओं का योग होता है। नहीं, फोर्स का होता है भाई, और फोर्स में भी अपोजिट में होता है, तब होता है, और डिफरेंस होता है फोर्स का। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल दोनों बलों के बीच का अंतर होता है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी, या फिर ऐसे और ऐसे। तो डिफरेंस कितना होगा, जितना इनके बीच में फोर्स के बीच का डिफरेंस आएगा वो ही होगा नेट जो फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा, जो नेट फोर्स। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये ध्यान रखना है आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फिजिक्स का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्क द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इंडियन इंडस्ट्री। तो रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनीज। तो किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करते हुए भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया? तो कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जब जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें अलाउड कर दिया था इंडिया में, उनका लिबरलाइजेशन कर दिया था? तो ये जो आई थी 1991 में आई थी, इंडियन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति। तो एलपीजी रिफॉर्म आए थे यहाँ पे, एलपीजी रिफॉर्म्स। तो एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? तो लिबरलाइजेशन हुआ था यहाँ पे, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, और ग्लोबलाइजेशन हुआ था। तो इकोनॉमी को काफ़ी खोल दिया गया था, है ना। और इसके टाइम पे जो पीएम थे वो थे, जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में आए थे, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो ख़त्म होने वाला था बस, तो तभी ये लेके आनी पड़ी थी। तो आईएमएफ ने ये बोला था कि एलपीजी रिफॉर्म लेके आओ, तभी हमें थोड़ा सा वहाँ से पैसे मिले थे। ठीक है, फॉरेन रिजर्व हमारा इंक्रीज हुआ था। तो 1991 में हमने ये एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे,
और इस टाइम के जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। इतनी चीज़ें आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है, पीवी नरसिम्हा राव और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू होल्ड द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इज़। तो अंडर 20 विश्व कप चैम्पियनशिप आयोजित करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो पहली इंडियन कौन है जिन्होंने अंडर 20 में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप की? तो फर्स्ट इंडियन वूमेन है वो, तो आपको बताना है कौन है। तो ये है अंतिम पंघाल। ठीक है, तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप आयोजित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं अंतिम पंघाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि अंतिम पंघाल का संबंध किससे है। तो आपको इनका जो स्पोर्ट्स है वो याद रखना है, रेसलिंग से हैं ये, रेसलिंग से बिलोंग करती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कई बार ये ना पूछ के सिर्फ आपसे एसोसिएशन में पूछ लेगा, ऐसे दे देगा मैच द फॉलोइंग 2-3 खिलाड़ी और फिर आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है किससे एसोसिएटेड हैं ये, तो ये रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो द नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन द पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन। तो पैसिफिक और आर्कटिक ओशन के बीच में पूछ रहा है, सेपरेटिंग द चुक्ची पेनिनसुला ऑफ द रसिया एंड फार ईस्ट फ्रॉम द सी वॉर्ड पेनिनसुला ऑफ अलास्का इज़ द। तो प्रशांत और अंटार्कटिक महासागरों के बीच जलडमरू मध्य का नाम जो स्ट्रेट होती है, कनेक्ट करती है स्ट्रेट, तो अलास्का के सेवार्ड प्रायद्वीप से रूसी सुदूर पूर्व के चुक्ची प्रायद्वीप को अलग करता है। तो स्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है जो रसिया और जो अलास्का है उसे जो अलग करता है। तो ये जो रसिया का पार्ट है इधर से ऐसे और इधर अलास्का थोड़ा आता है ना। तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो ही राइट आंसर है। तो ये कनेक्ट करता है, देखो पैसिफिक ओशन को, इसके बाद तो पैसिफिक ओशन है और ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो ये दो ओशंस को कनेक्ट करता है और इधर रसिया को और इधर अलास्का को कनेक्ट करता है। और जो डेविस स्ट्रेट है देखिए ये है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और जो कॉन्टिनेंट है इसमें जो कनाडा है, कनाडा और ग्रीनलैंड जो उसका डेनमार्क का पार्ट है उनके बीच में है ये। और डेविस स्ट्रेट देखिए यहाँ पे पड़ता है एक कौन सा आइलैंड, तो यहाँ पे पड़ेगा बैफिन बे, इनके बीच में बैफिन बे और इधर अटलांटिक सी, अटलांटिक सी पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये है इधर कनाडा और ऐसे ग्रीनलैंड डेनमार्क से, डेनमार्क को अलग करती है जो डेविस स्ट्रेट है। और अगर वाटर में पूछ ले तो बैफिन बे और अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्लोरिडा स्ट्रेट, तो फ्लोरिडा स्ट्रेट देखिए अमेरिका में है ये। तो अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्ट्रेट है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, कुछ इस तरह से बन रहा है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ से फ्लोरिडा आ रहा है। तो ये वाला जो है, तो ये है फ्लोरिडा स्ट्रेट, यहाँ पे फ्लोरिडा है और इधर गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पे है फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ़ ऑफ मैक्सिको और इधर कौन सा वो है, तो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये युकाटन पेनिनसुला है और ये किसका है जो ऐसे है, तो ये है मैक्सिको। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि मैक्सिको और जो यूएसए का फ्लोरिडा है उसके बीच में कौन सी स्ट्रेट है, तो फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है और अटलांटिक ओशन को कौन सी जो स्ट्रेट है वो कनेक्ट करती है, तो वो फ्लोरिडा स्ट्रेट कनेक्ट करती है। बाकी देखिए मशीना स्ट्रेट जो है इसका जो फोर्थ है, इसमें देखिए इटली में है, ये जो मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में है इटली। तो मेडिटेरेनियन सी इटली से लगता है। तो यहाँ पे देखिए इटली है कुछ इस तरह से, ये इटली का मेन लैंड है और यहाँ पे एक सिसिली आइलैंड पड़ता है, तो इनके बीच में है मसीना स्ट्रेट, मसीना स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इटली का मेन पार्ट हो गया, कुछ इस तरह से बूट टाइप कंट्री है ये जो इटली है। तो मसीना स्ट्रेट ये रही, तो यहाँ पे जो मेन लैंड है इटली की, और सिसिली जो इसका आइलैंड है, मेडिटेरेनियन सी है ये पूरा। और इसमें यहाँ पे एक पड़ता है देखो टेरेनियन सी, टेरेनियन सी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आयोनियन सी इधर की साइड, आयोनियन,
आयोनियन सी। अगर ऐसे पूछ ले टेरेनियन सी और आयोनियन सी को तो मशीना स्ट्रेट। अगर पूछ ले मेनलैंड इटली और सिसिली आइलैंड, इटली का ही है ये सिसिली आइलैंड, ठीक है। एटना यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्केनो मिलता है, एटना सिसिली में। तो यहाँ पे देखिए ये सिसिली है जो, ये इसी का पार्ट है, इटली का ही आइलैंड है। और इसके बीच में जो मेन लैंड है इटली की, इसके बीच में है मशीना स्ट्रेट। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो टेरेनियन सी इधर है और आयोनियन सी इधर है, और इधर है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और ये मेडिटेरेनियन सी के अंडर ही हैं ये सारे, ठीक है भाई। तो इतना आपको स्ट्रेट्स के बारे में याद रखना है। जो इन्होंने पूछा है वो है बेयरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। मैंने सारी स्ट्रेट के बारे में बता दिया है आपको, अब आगे पूछ सकता है तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? तो कौन सी कमेटी थी वो? तो वो थी जस्टिस वर्मा कमेटी। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कुछ जो ड्यूटीज़ थे उन्हें देखिए लीगल जो है कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की। तो यहाँ पे कुछ देखिए किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की। तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, ऑप्शन सेकंड। बाकी अब देख लेते हैं दूसरी कमेटी के बारे में। देखिए जस्टिस मूला कमेटी, ऑल्सो नोन एज द ऑल इंडिया कमेटी फॉर जेल रिफॉर्म्स के लिए है ये, आपको याद रखना है। मूला तो जेल रिफॉर्म्स से एसोसिएटेड है, जेल रिफॉर्म्स आ सकती है, सीधा पूछ सकते हैं नेक्स्ट जो जीडी का एग्ज़ाम है या मेंस के एग्ज़ाम में। और ये कब बनी थी, तो 1980 में। इतना डेट वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें ये जेल रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। तो ये 1980 में बनी थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू प्रिजन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। और देख लेते हैं दूसरी कमेटी जो है जस्टिस पेयर कमेटी। तो जस्टिस पेयर कमेटी इज़ द 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023। तो ये काम की हो जाती है ये कमेटी, इन्वेस्टिगेट था अडानी हिंडनबर्ग जो केस हुआ था उसके लिए अपॉइंट करी थी सुप्रीम कोर्ट ने अभी, ठीक है। और जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर कमेटी जो है ये देखिए ऑल्सो नोन एज द नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन द वुमेंस प्रिजन्स वॉज फॉर्म 1986 में। तो ये जो वुमेंस की प्रिजनर्स हैं जो वुमेन प्रिजनर्स उनके रिफॉर्म के लिए थी ये जस्टिस जो वी आर कृष्णन अय्यर कमेटी है, 1986 में बनी थी। तो ये मैंने हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यही है। तो आपसे पूछ सकता है मूला कमेटी आने वाले एग्ज़ाम में, स्पेयर कमेटी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बनी थी ये 2023 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जस्टिस वी आर कृष्णन जो वुमेंस प्रिजनर्स के रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। मूला जो जेल रिफॉर्म से रिलेटेड है। आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे कब बनी थी, बट आपको ये याद रखना है किससे एसोसिएटेड है ये, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसका न्यायमूर्ति वर्मा समिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 11, उंगालील उरुवन। तो वन अमोंग यू इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स। तो उंगलिल ओरुवन, वन अमोंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है भाई? तो ये M.K. स्टालिन जो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के CM है ये करंट में। तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और इसकी कार्रवाई से संबंधित है? तो देखिए ये है आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 पार्लियामेंट दे रखा है इसमें, और जो इसकी प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की वो आर्टिकल 122 में दे रखी है। तो ये जो इसका ऑप्शन थर्ड है वही इसका राइट आंसर है जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। बाकी जो 51A है, तो 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ से एसोसिएटेड है और पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4A के अंडर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़
और इसमें एक ही आर्टिकल है 51A, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो यूएसएसआर से ली गई हैं, उससे इंस्पायर्ड होके। और पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई थी। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, तो ये पूछ सकता है आपसे, स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे ये हमने ऐड करी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 11th एक फंडामेंटल ड्यूटी आई थी, तो वो आई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। बाकी जो आर्टिकल 36 से 51, ये इसमें क्या है, तो ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से एसोसिएटेड है ये, जो आर्टिकल 36 से और 51 डीपीएसपी दे रखे हैं इसमें। और ये आता है पार्ट 4 में, पार्ट 4 के अंडर। और 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, तो ये आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक हैं, और ये पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है भाई। तो इतना ध्यान रखना है आपको आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो है 79 और 122। तो पार्लियामेंट 79 में है। और देखिए यहीं पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, तो 80 में दे रखी है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द इंडियाज़ एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर द सेंसस 2011, 2011 या 2011 बोल सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातांकी वृद्धि दर क्या थी, बताइए और सोचिए। अपने जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो क्या थी भाई 2011 के सेंसस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट था वो कितना था, तो वो था 1.64%। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। याद रख लें इसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। और जो पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में, नॉन सिंक्रोनस सेंसस था वो, नॉन सिंक्रोनाइजिंग सेंसस, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड मायो ने। लॉर्ड मायो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंसस का जनक कौन है, लॉर्ड मायो। और पहला जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। तो यहाँ पे WC प्लॉडन, प्लॉडन इसका नाम भी ध्यान रखना है। तो कमिश्नर था ये उस टाइम का, जो सेंसस कमिश्नर था प्लॉडन। 1881 में पहला जो सिंक्रोनस सेंसस था तभी हुआ था। और अभी जो 2011 का सेंसस है वो 15th सेंसस था। और अभी जो 2021 में होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड करके 2024-25 के लिए बढ़ा दिया है। तो वो हमारा 16th सेंसस होगा, ठीक है भाई। इतना आपको सेंसस के बारे में ध्यान रखना है। और आप मुझे बताएंगे अब सेंसस का ही एक क्वेश्चन, जो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट वो कितना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है भाई। और एक बताएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है इंडिया का 2011 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताएं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। द कच्चीपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कच्चीपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कच्चीपुड़ी डांस एक कौन सा डांस है, तो ये क्लासिकल डांस है। और क्लासिकल डांस कहाँ का है, ये किसी स्टेट का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है भाई। जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे हिंदी लिख दूंगा, ये स्टेट के नाम है। इतना तो आपको आना भी चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आंध्र प्रदेश देखिए, ये है कच्चीपुड़ी। तो कच्चीपुड़ी एक क्लासिकल डांस है जो कि होता है आंध्र प्रदेश में। टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, तो तमिलनाडु का देखिए भरतनाट्यम, 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 नाट्यम, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कोई क्लासिकल डांस नहीं होता। मणिपुर में है मणिपुरी, मणिपुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल देखिए 8 हैं अकॉर्डिंग टू जो संगीत नाटक अकादमी है।
ने 8 क्लासिकल डांस का स्टेटस दे रखा है। बाकी जो 9th एक और क्लासिकल डांस है छऊ डांस, छऊ जो डांस है इसका स्टेटस दिया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसका स्टेटस दिया है। ठीक है, तो कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसने छऊ डांस का स्टेटस दिया है और ये होता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, झारखंड में होता है ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। तो 9th क्लासिकल डांस है। बाकी 8 जो क्लासिकल डांस है, देखिए भरतनाट्यम तो मैंने आपको बता दिया, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। ठीक है, कच्चीपुड़ी कहाँ होता है, कच्चीपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। उसके अलावा 2 होते हैं केरला में। तो केरला में कौन कौन से होते हैं, एक होता है कथकली, कथकली, तो कथकली केरला में है। और केरला में एक और है, वो आप बताइए मुझे कौन सा है केरला में। तो केरला में एक और है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, तो ये भी केरला में ही है। इसके अलावा देखिए और कहाँ होता है, तो आसाम में होता है एक। तो आसाम में कौन सा है, तो आसाम में है सतरिया डांस, सतरिया डांस। और उसके अलावा उड़ीसा में होता है एक। तो उड़ीसा में कौन सा है, तो उड़ीसा में है ओडिसी डांस, ओडिसी डांस। तो ये क्लासिकल डांस है भाई। और मणिपुर का मणिपुरी। और एक होता है कथक, कथक और कथकली में कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, कथक होता है यूपी में, कथक, तो कथक होगा यूपी में। ठीक है, ये हो गए आपके 9 के 9 क्लासिकल डांस। ठीक है भाई, इनका जो स्टेटस देती है वो देती है संगीत नाटक अकादमी, SNA की जो फुल फॉर्म है वो है संगीत नाटक अकादमी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स में लिख लें। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी, पूछा हुआ क्वेश्चन है और इनमें से तो पूछता ही रहता है डांस में से। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी। बाकी अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो इसका जो है C3H8, C3H8, तो ये है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एन organic molecule made up of carbon and hydrogen atoms where all the carbon atoms are bounded to the maximum number of hydrogen atoms and only have single bond between them। तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे होता है, ऐसे चेन चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये C3 और H8 हो गए। तो आपको ऐसे सिंगल बॉन्ड जो होता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और कार्बन्स और हाइड्रोजन्स एटम्स का जो है ये में जो एटम्स होते हैं वो कार्बन के और हाइड्रोजन के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा आयोजित किया गया था, तो आप बताइए किस शहर द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। तो जो 2023 का जो फाइनल मैच था IPL का, तो वो गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है भाई, अहमदाबाद है ये। चेन्नई तमिलनाडु में है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, और बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। तो ये हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। इतना मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद अजमत अली खान।
तो उस्ताद अजमत अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर एक बार आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद से ट्राई करिए इसका आंसर। तो इन्हें मिला था 21st जो है राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो जो राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड है, गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ द कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड पीस के लिए दिया जाता था। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुआ ये जो अवार्ड है, टू कॉमेमोरेट द लास्टिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर Rajiv Gandhi carries a citation and a cash award of 10 lakh, or it is given on 20 August, the birth anniversary of the Rajiv Gandhi, which is celebrated as सद्भावना दिवस। तो हारमनी डे के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। और इस अवार्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो है सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, शांति को बढ़ावा देने की दिशा में, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये की दिशा में एक उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 1992 में, यही ध्यान रखना है, बस ईयर याद रखना है, 1992 में। और सद्भावना दिवस और किस लिए, तो कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन और पीस के लिए। ठीक है, जिसने कंट्रीब्यूशन दिया हो इन तीनों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड गो, मीनिंग काउ, अ वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज इन वैदिक टाइम्स। तो बड़ी संख्या में शब्द गो शब्द से लिए गए हैं, जिनका अर्थ है गाय। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को के नाम से जाना जाता था। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको गोमत के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, गोमत के नाम से जानते थे। और जो वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा बड़ी वेल्थ थी वो गाय ही था। गाय, पहले युद्ध होते थे वो गायों के लिए भी होते थे, गौमत बोला जाता था उसे, जो वेल्थी पर्सन होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी। अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से लेके 1000 BC। लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 BC से लेके और 600 BC तक। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा टाइम पीरियड। ठीक है भाई, जिसे लेटर, ये उत्तर है वैदिक काल है और ये अर्ली वैदिक पीरियड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गोमत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको बताना है किस में स्थित है। तो यह है उत्तर प्रदेश में, जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है भाई, अब उत्तर प्रदेश की कुछ और देख लेते हैं, एक दो और, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है ये यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में। नेशनल चंबल सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये ध्यान रखनी है आपको, पूछी जा सकती हैं। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट ये कब आया था? 1973 में, पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी में दे रखा है मैंने, आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है वही यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट है बस। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेशनल इनकम इज़ GNP एट फैक्टर कॉस्ट, नहीं, ये सही नहीं है। तो नेशनल इनकम इज़ NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम क्या है? NNP जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एट फैक्टर कॉस्ट वही नेशनल इनकम होती है। ठीक है भाई,
और नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऐसे निकलता है एनएनपी। तो इसका फॉर्मूला याद रखें आप, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई। और बाकी अगर हमें पर कैपिटा जो इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम पूछ सकता है आपसे, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं एनएनपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे पर कैपिटा इनकम निकलती है, जो है नेट नेशनल इनकम इज़ एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, एनएनपी फैक्टर कोस्ट पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स वॉन स्विस ओपन 2022। तो निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता। तो आपको बताना है किसने जीता। तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो पीवी सिंधु आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो ये खिलाड़ी हैं तो किस खेल से एसोसिएटेड है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से है और इन्होंने स्विस ओपन 2022 जीता था। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22, द पोर्टल। देखिए ये क्वेश्चन सारे एसएससी में आए हुए हैं 2024 के सेट में। ठीक है, तो मेरा खुद से लिया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है ये। तो हम PYQ को जो हमारी सीरीज़ है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, 900 के 900 करेंगे। ठीक है, और रिपीटिशन के बहुत ज़्यादा चांस है एसएससी में। द पोर्टल इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फार्मर्स टू अटेन एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर। एक पोर्टल है किसानों को कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। तो एक पोर्टल बना है जो किसानों को कृषि से संबंधित सभी जानकारी देगा। तो उस पोर्टल का नाम पूछ रहा है ये, तो पोर्टल का नाम है फार्मर्स पोर्टल। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। देखिए वर्ड एसोसिएशन से भी कई बार क्वेश्चन निकल जाता है, तो इसमें फार्मर्स दे रखा है, तो फार्मर्स की जानकारी के लिए फार्मर्स जो है पोर्टल ही होगा, और तो होगा नहीं। ठीक है भाई, ऐसे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, किसानों का जो पोर्टल है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ IGOT। IGOT लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा IGOT क्या लॉन्च किया गया था। तो IGOT क्या है इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्कॉलरशिप टू दी सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिजिटल पेमेंट, और ऑनलाइन पोर्टल फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, तो इस वाले ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी इनमें से हो सकता है तीनों में से। अब आपको इसमें से सोचना है IGOT। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। तो 2020 में कोविड-19 का जो है साल चल रहा था, कोविड-19 आया ही था तब, तो लॉकडाउन भी लगा था उस टाइम पे। तो यही था, ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल था ये फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2024 का ये पेपर है और 2020 का क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर्स का, 4 साल पुराना। तो देखो आपको ना फोकस रखना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना थोड़ी इंपॉर्टेंट सी स्कीम, उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। 3 साल पुराने बस वही पूछ रहा है जो स्कीम्स थी, या फिर अवार्ड पूछ रहा है, भारत रत्न, पद्म श्री और पद्म भूषण, ये जो अवार्ड हैं इनके बारे में पूछ रहा है, या तो 3 साल पुराने। तो वो जो फेमस से हैं ना, है ना, उनके बारे में आप थोड़ा देख लें। नहीं तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक बार क्लास लेके आ जाऊँगा बस अभी थोड़े दिनों में ही। पहले ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करा दूं। तो इसका जो आंसर है वो मैंने बता दिया है आपको। इसका जो आंसर था ये था ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24, द पार्थियंस हु फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट भीनमाल गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो भीनमाल में पहली बार अपनी राजधानी रखने वाले प्रतिहारों ने किसके शासन के दौरान प्रमुखता प्राप्त की थी।
तो आपको बताना है कौन सा रूलर था। तो देखिए ये था नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट जो प्रथम था, इन्होंने ही गुज्जर प्रतिहार जो थे इनकी इसकी स्थापना की थी डायनेस्टी की। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस रूलर था, इसका ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन में है। कनिष्का जो था कुषाण डायनेस्टी का था, कुषाण डायनेस्टी का। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम में हुई थी 72 AD में, और कुंडल वन ये था जम्मू कश्मीर में, JNK में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका आंसर है वो है नागभट्ट, जो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 का, नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रतिहाराज में जो एसोसिएटेड रूलर्स, क्रोनोलॉजी भी पूछ लेगा आपसे। तो आपको बस डायनेस्टी और रूलर का पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा याद डेट्स ये याद नहीं रखनी है रूलर के बारे में। ठीक है, अगर कुछ उसने एडवांस काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, तो वो भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू मार्क द बर्थडे ऑफ। तो भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो बर्थ है उनके उपलक्ष्य में टीचर्स डे मनाते हैं हम। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए, आपको दो चीज़ याद रखनी है, त्रिपुरी सेशन और एक हरिपुरा सेशन। हरिपुरी सेशन और त्रिपुरी सेशन ये हुआ था 1939 में, और ये हुआ था 1938 में। ये दोनों याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ये एग्ज़ाम में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची सेशन हेड किया था, कराची सेशन, तो ये 1931 में हुआ था आई थिंक। ठीक है, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और इनका एक स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर का, नर्मदा रिवर जो है सरदार सरोवर डैम पर, जो कि है गुजरात में, गुजरात। ठीक है भाई, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू है 182 मीटर का। ठीक है, तो ये मिसाइल मैन है इंडिया के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं GK GS के। और आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जो कितने क्वेश्चंस जो हैं सही गए हैं, 25 में से 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो आपको इस चीज़ का देखिए पूरा यूटिलाइजेशन करना है, इस सीरीज़ का जितना भी है सारे लेक्चर देख डालो। 36 के 36, अब 37वां है ये, 37 के 37 लेक्चर देख डालो 1.5 या 2x की स्पीड पर। ठीक है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। और आपको मॉक टेस्ट की तरह लगाना है तो उस तरह भी लगा सकते हैं आप इस सीरीज़ को। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब तो कर ही लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी देना ना भूलें कि क्लासेस से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और क्लासेस और अपने जो सजेशंस हैं वो भी दे सकते हैं आप। ठीक है, कि ये फॉर्मेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सही है या नहीं है, या कुछ और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी बता सकते हैं भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी हमारी ये कंटिन्यू सीरीज़ रहेगी, 5-6 क्लास और बच रही हैं। जो हमारा SSC CGL का SSC CGL 2024 का जो एग्ज़ाम है 36 शिफ्ट में हुआ था, 4-5 लेक्चर और बच रहे होंगे इसके, बाकी मैंने कंप्लीट करा दी है आपकी। और देखिए मैंने शिफ्ट वाइज भी करा रखी है, और 75 क्वेश्चन भी करा रखे हैं, 75, किसी में 100, किसी में 150, तो ऐसे क्लब करके डाल रखी हैं मैंने क्लासेस। तो अगर आपको ऐसे देखनी है तो ऐसे देख लें, और बाकी शिफ्ट वाइज देखनी है तो शिफ्ट वाइज भी देख लें। किसी किसी पे मैंने शिफ्ट डाल रखी है, किसी किसी पे नहीं डाल रखी है, लेकिन आपको एक भी शिफ्ट नहीं छूटेगी, आपकी पूरी 36 शिफ्ट होंगी। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं, और डेली हमारी क्लास आ रही है, डेली। ठीक है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जब क्लास नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो, क्लास बंद नहीं होने की आपकी PYQ में आप मास्टर हो जाएंगे। PYQ GK GS का
जी के जी एस की PYQ के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है, ठीक है। नो बुक, सिर्फ मैं हूँ आपके लिए PYQ के लिए, ठीक है। CGL SSC के तो जितने भी PYQ हैं मैं सबको एकदम से पी जाएंगे घोट के, ठीक है भाई। इतना मेरा आपसे वादा है, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए और मेरे पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। जो क्लासेस आ रही हैं बिल्कुल आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन तो कोई देता भी नहीं है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा जितना मैं दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।